सब बढ़िया। कहाँ तक हो गया था अपना? है आखिरी क्वेश्चन दिया था कुछ करने के लिए। तू कहाँ गायब हो गई थी कल? 726 आ गया। 724 आएगा क्या? 724 आएगा। चलो आओ देखो कैसे होगा। चलो एक एक वो क्वेश्चन कर लेते हैं आखिरी, फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। चलो आ जाओ। तो कल जो सवाल दिया था वो सवाल था कि इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। पहले ही कह दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी कितना दिया है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। के बी का वैल्यू दिया है 0.76 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और अपने को निकालने बोल रहा है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मतलब एक तो इसमें डेल्टा टी भी बराबर के बी इंटू एम का फॉर्मूला लगेगा, और वेपर प्रेशर बोल रहा है मतलब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी लगेगा। समझ आ गया पक्का? ठीक। तो दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को मिक्स करके सवाल बनाया है इसमें, ठीक। आ जाओ भैया। अच्छा, और अपने को दिया है मास ऑफ सोल्यूट 2.5 ग्राम, वाटर दिया एज अ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर दिया 100 ग्राम। पी नॉट ए की जरूरत पड़ेगी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए क्या है इसका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है भैया? एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना मान लेंगे? 180 है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री पी नॉट ए को मैं मान ले रहा हूँ 180 एम। 180 एम यानी कितना हो गया? 760 mmHg हो गया। समझ आ गया भैया? ठीक। तो अपने को पी नॉट ए दे दिया। अच्छा, अपने को पता है कि अपने डेल्टा पी बराबर पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब क्वेश्चन में शुरू में लिखा है कि क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो क्वेश्चन में ना एक चीज और लिखा था कि एज्यूम सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। मैंने नहीं लिखा है क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन तो लिखा ही है। डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा है मतलब एनबी को हम लोग क्या मान लेंगे बेटा? नेग्लिजिबल। हम लोग का काम ही यही है इसको नेग्लिजिबल मान लेना। तो कुल मिला के अगर मेरे को Na तो हो जाएगा, क्योंकि वाटर दिया है 100 अपॉन 18 कर लूंगा। अगर मेरा Nb निकल जाए तो मैं यहां से डेल्टा पी निकाल सकता हूं। समझ में आया? तो अब ये जो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। डेल्टा टीबी की जगह 2, के बी की जगह 0.76 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 100 अपॉन 1000। अभी अपन ये भी कर सकते हैं कि इस मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह 2.5 अपॉन मोलर मास लिख के मैं मोलर मास निकालूं। लेकिन मोलर मास की जरूरत ही नहीं, मेरे को आगे मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। तो मैं उस 2.5 को इग्नोर कर रहा हूं। मैं सीधा निकालने जा रहा हूं मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक। तो हो गया 2 इज इक्वल टू 0.76 इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी एनबी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 0 से यहां आ गया 7.6। 2 डिवाइडेड बाय 7.6 इज इक्वल टू क्या हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया। इसको मैं यहां पुट कर दूंगा। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए की वैल्यू 760, एनबी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 7.6, और एनए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 7.6 इंटू 18 अपॉन 100 है नी। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इस 760 को वहां भेज देंगे अपन। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा? 760। ऊपर वाला 760 कहां चला गया? ऊपर। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई? 36। डेल्टा पी क्या है भैया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कम कितना हुआ है? 36 से, है ना। अब अपने क्या निकालना है? अपने चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज योर पीएस कितना होना चाहिए था? 760
-36, तो आपका आंसर आ जाएगा 724 mmHg। ठीक है, तुम लोग क्या गड़बड़ी किए थे? NB ले लिए थे मतलब? अच्छा ठीक, चल तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला ही है सवाल में, तो नेग्लिजिबल लेना हो जाएगा यहाँ तक के पक्का। बढ़े आगे चले। अब ना एनसीईआरटी में ना दो ठो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, केबी और केएफ का। ठीक, हटा दूं मैं, किसी को नोट करना है? एनीवन? हो गया सबका? चलो, तो एनसीईआरटी में ना केबी का एक ठो फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला लगाएंगे अपन। केबी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन 1000 LV, ये फॉर्मूला एक ठोक दिया हुआ है। अब ये कहां से आया? ये अपने काम का नहीं, इतना याद रख लें, यही बहुत है सबसे पहला काम तो। ठीक है, अब दूसरा काम क्या हो गया अपने पास में? ये क्या क्या चीज क्या क्या है? केबी तो वो हो गया अपना क्या, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। आर क्या है भैया? आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी नॉट बी क्या है? टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। नॉट लगा दिया मतलब क्या हो गया ये? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो गया। अच्छा, 1000 एलवी क्या है? याद करो याद करो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, वेपराइजेशन समझते हो क्या आप लोग? वेपराइजेशन मतलब क्या होगा? लिक्विड को काय में कन्वर्ट करेंगे? वेपर। ठीक, लेटेंट हीट पढ़ा है क्या आप लोगों ने कहीं? है? बायोलॉजी में पढ़ा है कहीं? मैथ्स में पढ़ा है? कॉमर्स वाले पढ़ते होंगे, है? तो हिंदी में था कि काय में पढ़ा है? याद करो, पढ़ा है इसीलिए कह रहा हूं मैं। काय में पढ़ा है? फिजिक्स में। और फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है लेटेंट हीट। केमिस्ट्री में लेटेंट हीट नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फिजिक्स में क्या पढ़ाते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों में अंतर क्या है? फिजिक्स वाले बात करते हैं ग्राम में, फिजिक्स में मोल में बात नहीं होती। आप कहीं पे भी देखो, आप ज्यादातर लोग ग्राम ही निकाल रहे हैं, मोल में बात नहीं करते। मोल में काय में बात होती? केमिस्ट्री में। फिजिक्स वाले काय में बात करते हैं? मास में, ग्राम, किलोग्राम। अ ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, है ना, इज पुट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, है ना, समझ रहे हो, इस टाइप का कुछ कुछ। तो वो लोग काय में बात करते हैं? ग्राम, मास में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करना है, लिक्विड से वेपर गर्म करना पड़ेगा या ठंडा करना पड़ेगा? मतलब यहां हीट देनी पड़ेगी, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम लिक्विड टू क्या? 1 ग्राम वेपर। पहले देख लो, आराम से समझ लो, बाद में लिखते रहना, कोई हड़बड़ी नहीं है। अपन लोग नोट्स इकट्ठा करने नहीं आए हैं, ये सब कहां से पढ़ा रहा हूं मैं? घर में छाप रहा हूं मैं, घर में रात के बैठ के लिखता हूं। ये सब कहां से ला रहा हूं? एनसीईआरटी से। आपके पास है? सबके पास है, चिंता करने की बात नहीं। आराम से बैठो, टिक के बैठो आराम से और देखो क्या चल रहा है करके, है ना, फिर बाद में नोट कर लेना। पहले देख लो, दूंगा मैं टाइम, दो जगह दिमाग मत लगाओ, है नहीं, एक जगह। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लेटेंट, पहले वेपराइजेशन समझना क्या है। वेपराइजेशन, लिक्विड टू वेपर आ गया। लेटेंट हीट मतलब काय में बात चल रही है? ग्राम। ठीक, हम लोग ग्राम में बात नहीं करते, केमिस्ट्री वाले, हम लोग काय में बात करते हैं? मोल। तो मोल में बात करने के लिए हम लोग दूसरा शब्द लाते हैं, डेल्टा एच वीएपी। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड टू क्या? 1 मोल वेपर। समझ में आ गया? 1 मोल लिक्विड टू 1 मोल वेपर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, ये हो गया। दोनों में अंतर समझ में आया? अब हम लोग मान लेते हैं लेट
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अच्छा वो तो लिख दिया मैंने, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज इक्वल टू एक्स जूल पर ग्राम। इसका क्या मतलब है? 1 ग्राम लेटेंट हीट कितने के लिए होती? 1 ग्राम। 1 ग्राम वाटर को काय में कन्वर्ट करना है? 1 ग्राम वाटर वेपर। इसके लिए रिक्वायर्ड हीट कितनी है? एक्स जूल। समझ में आए? 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम पानी के वेपर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हीट कितनी है? एक्स जूल। अगर 2 ग्राम पानी होता तो कितनी लगती? 2x जूल, है नहीं? 3 होती तो 3x जूल, 4 होती तो 4x जूल। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 18 ग्राम वाटर टू 18 ग्राम वेपर इज इक्वल टू कितनी होगी बोलो? 18x जूल। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने 18 ग्राम क्यों लिया वाटर का? 2 ग्राम क्यों नहीं लिया? 5 ग्राम क्यों नहीं लिया? 18 ग्राम क्यों लिया मैंने? 18 क्या होता है वाटर का? मोलर मास। मतलब 18 ग्राम ले लिया, यानी मैं कितना मोल की बात कर रहा हूं? 1 मोल। तो मैं अब यहां इसको लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल वाटर टू 1 मोल वेपर इज इक्वल टू 18x जूल। 18 ग्राम की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 मोल। और 1 मोल के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड क्या? डेल्टा एच वी ए पी। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच वी ए पी इज इक्वल टू 18x जूल। डेल्टा एच वी ए पी 18 की जगह मैं लिख रहा हूं m। व्हाट इज m? मोलर मास। इंटू x की जगह मैं लिख रहा हूं एलवी। एलवी क्या है आपका? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आया यहां तक के पक्का? यहां से क्या आ जाएगा? एलवी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ए पी अपॉन एम। यहां तक आ गया समझ में? इस एलवी को उठा करके मेरे को यहां रखना है, लेकिन अभी मेरे पास जगह नहीं है। तो अब आप लिखो, तो आप फिर जगह बनाएंगे, फिर अपन लिखेंगे। समझ में आ गया? इसको उठा के वहां रखेंगे ऊपर, आप ही लोग रख लेना, उसमें मेरी जरूरत नहीं। चलो कोशिश करो फटाक। समझ में आया क्या क्या हो रहा है? इसमें 2 थर्मो का टॉपिक घुस गया है।
मैम उसका मुंह ऊपर कर दो तो हाथ से बन जाएगा, हाथ से ढकेलोगे हो जाए, पहुंचेगा हाथ आपका। जो काला वाला फ्लैप है ना उसको ऊपर कर दो बस, और पूरा जोर दबाओ दबाओ, डरो नहीं, ऐसे बस हो गया। और उधर का सब लाइट बुझा दो और पंखा को बंद कर दो। हाँ, तो हवा इधर आएगा। अब देखो आने लगा। चल तो रहा था क्या? देख लेना चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ वही भाई, इसी तरह रहने दो, यही टेबल बेंच में बच्चे लोग खुद कर लेंगे। हो गया भैया? वो तेरे में कैंप, वो तेरा फोन कुछ अलग है या सब फोन में चलता है? IR होना चाहिए, तो मेरे में तो नहीं है लग रहा है। तेरा कौन सा फोन? तो वीवो वाला तो मेरे पास भी है, होना चाहिए उसमें। नहीं, चलो ठीक हो गया, यहाँ तक के लिख लिए सब। बढ़े आगे, चलो। तो अब जो है इसको अपन वहां पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला था अपना? अपना फॉर्मूला था KB इज इक्वल टू RT0B का होल स्क्वायर अपॉन 1000 LV। अपन लोगों ने पता लगा लिया LV इज इक्वल टू डेल्टा H VAP अपॉन M होता है। इसको उठा के यहाँ पुट कर, तो KB इज इक्वल टू, बोलो भैया, M ऊपर चला जाएगा, MRT0B का होल स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H। ठीक है, ये लिख लिया ऐसा। अब जो बायो वाले हो तो ज्यादा चिंता नहीं ले। जेई में ना पिछले साल एक ठोक सवाल पूछा है केबी की वैल्यू का, यहीं से। अपन जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक एंट्रोपी पढ़ते हैं अपन, डेल्टा एस वीएपी। एंट्रोपी चेंज होता है डेल्टा एच वीएपी अपॉन टी। ठीक है, ये है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ये क्या चीज है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, टी क्या है? टेम्परेचर जहां वेपराइजेशन पड़ रहे हैं। अब जनरली वेपराइजेशन मतलब क्या? लिक्विड से वेपर। तो ये हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड से वेपर कहां बनता है, मतलब ऐसे तो नॉर्मली बनता है, लेकिन लिक्विड से वेपर अपन बॉइलिंग पॉइंट पे देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां हम लोग देखते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा? T0B, बॉइलिंग पॉइंट नॉट फॉर प्योर सॉल्वेंट। अब अगर मैं इसको यहां देखूं ऐसा, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एच वीएपी इज इक्वल टू डेल्टा एस वीएपी इंटू T0B। इसको उठा करके अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो KB इज इक्वल टू M R T0B का होल स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वीएपी था। इसकी जगह मैं पुट करने जा रहा हूं M R T0B का होल स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एस वीएपी इंटू T0B। पूछा हुआ है पेपर में, जेई में ना, मैथ्स वाले अच्छे ध्यान देंगे। बायो में नहीं पूछता इतना कुछ, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मगर बस दिया है ना, पूछता नहीं, टेंशन नहीं लेना। T0B से T0B कट जाएगा, तो KB का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? MR T0B अपॉन 1000 डेल्टा एस वीएपी। समझ में? अब ये R जो है 8.314 है ना, उस जूल पर मोल पर केल्विन, उसको जूल को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? किलो जूल। समझ में आया? तो अगर मैं R को किलो जूल में ले लूं तो क्या हो? किलो मतलब जूल 1000 हट जाएगा वहां से। समझ में आया? तो इफ, एक तो ये आ गया अपना, ये पूछा हुआ है, इफ R इज टेकन इन किलो जूल, तो ये 1000 हट जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? KB इज इक्वल टू M R T0B अपॉन डेल्टा एस वीएपी। तो ये पूछा हुआ है जेई 2025 में। ठीक है जी, आ गया समझ में? तो लिख लेना इसको आप लोग। ठीक।
ये थर्मो में पढ़ेंगे बेटा अपन, है ना। तो जेई में ऐसे ही करता है, एक दो तीन चैप्टर मिला देता है कभी कभी, तो उसने मिला दिया। नीट में इतना कुछ नहीं पूछता, नीट में केवल पूछेगा 2 ग्राम को सॉल्यूट को मैंने जो है 100 ग्राम पानी में डाल दिया, बॉइलिंग पॉइंट बताओ कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट बताओ कितना है, इस टाइप का। वो भी बहुत ज्यादा नहीं पूछता। हो गया बेटा। चल आगे बढ़ेंगे। अब सेम ऐसे ही अपने को पढ़ना है केएफ। हटा दूं? अच्छा, केबी का क्या फॉर्मूला था, आप कॉपी में देखे थे वहीं से देखना। अब आ जाएगा केएफ आर, वहां टी नॉट भी था, यहां क्या आ जाएगा टी नॉट एफ का होल स्क्वायर 1000 एल। अब वहां वेपराइजेशन हो रहा था, बॉइलिंग के समय क्या कन्वर्ट होता था, लिक्विड टू वेपर, तो वेपराइजेशन। फ्रीजिंग के समय क्या होता है, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड। लेकिन ना अपने यहाँ मतलब फिजिक्स में लिक्विड टू सॉलिड नहीं पढ़ते, अपन लोग उसको सॉलिड टू लिक्विड पढ़ते हैं। बात तो एक ही है, हीट चेंज तो सेम होना है, तो सॉलिड टू लिक्विड पढ़ते हैं और उसको कहते हैं एल एफ, एफ फॉर फ्यूजन। ठीक, आर तो गैस कांस्टेंट हो गया, टी नॉट क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एल एफ is your latent heat of fusion। फ्यूजन यानी क्या हो गया, सॉलिड टू लिक्विड, उसको फ्यूजन बोलते हैं, चेंज को। समझ में आ गया? नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एल एफ क्या होगा बोलो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट क्या, 1 मोल या ग्राम, 1 मोल या 1 ग्राम, ये कहां पढ़ते हैं लेटेंट हीट, फिजिक्स में। तो क्या होगा 1 ग्राम सॉलिड टू क्या, 1 ग्राम, 1 ग्राम सॉलिड टू 1 ग्राम लिक्विड। यहां तक आ गया समझ में पक्का? ठीक। नाउ अपने को चाहिए अब क्या, ग्राम में हमको अच्छा नहीं लगता केमिस्ट्री वाले, अपने काय में चाहिए, मोल। तो हम लोग इसको लेटेंट हीट एल से काय में चेंज कर देंगे, डेल्टा एच, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच फुस, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मेरी थोड़ी गलती, मैं थोड़ी रखा हूं, मैं घर से नहीं बना के ला रहा हूं, किताब में दिया है ना। मैं केवल क्या पढ़ूं इसको, फूसी तो पढ़ूं और क्या पढ़ूं, जो है सो वही पढ़ूं। तो दिस इज विल बी कॉल्ड क्या, एंथैल्पी ऑफ
फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, क्या बोलो भैया, 1 मोल सॉलिड टू क्या, 1 मोल लिक्विड। पक्का? नाउ लेट एल एफ फॉर आइस, जो कि सॉलिड तो आइस है, इज इक्वल टू एक्स जूल पर ग्राम। इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हीट लगेगी। तो रिक्वायर्ड हीट कितनी भैया? एक्स ग्राम। 2 ग्राम आइस के लिए कितनी लगेगी? 2x। और 18 ग्राम के लिए तो 18 ग्राम आइस टू 18 ग्राम वाटर, रिक्वायर्ड हीट इज इक्वल टू क्या? 18x जूल। हीट है तो जूल में हो जाएगा। समझ आ गया यहां तक के? नाउ अब मेरे को एक बात बताओ, ये 18 ग्राम क्यों लिया मैं? 1 मोल हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 मोल सॉलिड टू 1 मोल लिक्विड कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड हीट कितनी हो गई? 18x जूल। अब 1 मोल के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं अपन लोग? डेल्टा एच फुस इज इक्वल टू क्या? 18x। नाउ डेल्टा एच फुस विल बी इक्वल टू 18, यानी क्या हो गया? मोलर मास। और x क्या है बोलो? LF। तो यहां से LF बराबर क्या आ गया आपका भैया? डेल्टा एच फुस बटे m। अब इसको उठा करके हम लोग के एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट एफ का होल स्क्वायर बटे 1000 LF। LF की जगह क्या पुट कर देंगे? डेल्टा एच फुस बटे m। चलो शुरू हो जाओ, पुट करो और निकालो आंसर। समझ में आया कैसे कैसे आया? चलो फटाक से नोट करो, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करेंगे। मस्त टॉपिक है।
हो गया, लिख लिए, यहां पुट कर देना ना, KF इज इक्वल टू MR T0F का होल स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H फुस। ये आ गया भैया आपका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है जी। अच्छा, एक और नोट लिख लेना भैया, इसी में ना, मतलब ऐसे तो लोग बोलते हैं कि जो नीट का पेपर है वो रटने वाला है, मगर जेई के पेपर में एक तो स्टेटमेंट पूछा, और वो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी में टेबल दिया है, उसमें टेबल में क्या किया है, केएफ और केबी की ना वैल्यूज दी। जैसे मेरे पास में है, मैं रुको, मैं थोड़ा कॉकरोच जनता पार्टी का देख रहा था, मैं उसको उठा के ले गया ना सोनम वांगचुक को, कि बोले चलो हो गया 20-21 दिन भूखे रह लिए, खाना खाओ चलो, ले गए उठा के। तो ये जो लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ना, ये है टेबल जो मैं कल उन लोगों को दिखा रहा था, ये एनसीईआरटी है आपकी। अब इसमें ये टेबल दिया है, आप कितने बड़े बायो के कलाकार हो, इसको नहीं रट सकते आप, क्योंकि ये वैल्यूज है तो नहीं रट सकते। लेकिन इसमें एक चीज अपन रट नहीं सकते, लेकिन एक जनरल आइडिया, ट्रेंड तो समझ सकते हैं। भैया मैं दिखा तो रहा हूं यार, क्यों नहीं मान रहा है? तू भी देखना चाहता, देख ले फिर। तो अभी उस ट्रेंड में अपन लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ना वाटर के जो केएफ और केबी की वैल्यू है वो मिनिमम, तो अपन लोग इतना ध्यान रख लेंगे बस कि वाटर के लिए केएफ और केबी की वैल्यू बाकी सभी सॉल्वेंट में क्या होती है, मिनिमम। ठीक, तो लिख लेना अकॉर्डिंग टू, नीचे नोट करके लिख लेना, अकॉर्डिंग टू अ टेबल गिवन इन एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू अ टेबल गिवन इन एनसीईआरटी, मतलब ज्यादातर से नीचे लोएस्ट है ना, एक आध है जिसमें वाटर हैज द लोएस्ट, water has the lowest KF and KB values, water has the lowest KF and KB values among most of the solvents। ज्यादातर सॉल्वेंट्स में से वाटर का KF और KB का वैल्यू क्या होता है, लोएस्ट होता है। समझ आ गया पक्का? ठीक, चलो तो अब आगे बढ़ेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। इसके अंदर सबसे पहला लिखेंगे डिफ्यूजन, 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 सुना है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज हो जाना, डिफ्यूज हो जाना मतलब फैल जाना, वापस आ गया। डिफ्यूजन मतलब क्या? अच्छा हुआ लगा नहीं, नहीं तो ये लड़की के जस्ट ऊपर से निकला है, नहीं आंख में घुसा होता सीधा। तो क्या होता? फैल जाना, फैल जाना। अब कोई चीज कहां से कहां फैलती, जहां वो ज्यादा होती से कहां फैलती, जहां वो कम होती। तो लिखेंगे डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from movement of particles from region of, movement of particles from region of their high concentration, movement of particles from region of their high concentration to region of, to region of their, to region of their low concentration, movement of particles from region of their high concentration to region of their low concentration। समझ में आ गया भैया? ठीक, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना। अगला लिखेंगे ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस जो है ये आप लोग भी पढ़े होंगे पहले बचपन में। ऑस्मोसिस कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बर्तन, लिक्विड रखेंगे क्या में, है ना। दूसरी जरूरी चीज क्या है? मेम्ब्रेन, है ना। मजाक करो, मेम्ब्रेन बहुत जरूरी। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं अपन लोग भैया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। परमिएबल का क्या मतलब होता है? परमिशन।
तो ये आधी परमिशन है, मतलब आधे लोगों को परमिशन देती है पास होने की अपने से। तो ये आधे लोग में कौन है? सॉल्वेंट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, allows only solvent molecules to pass through it। किसको पास होने देती? केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देती। एक तरफ मैंने भर लिया यहां कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक तरफ मैंने यहां भर लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, बहुत बढ़िया, और सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। अब कोई कहां से कहां जाना चाहता है? जहां वो ज्यादा है, सॉरी, सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? कम। ठीक, वो गलती से लिखा गया था। खैर, कोई कहां से कहां जाना चाहता है? जहां वो ज्यादा है से जहां वो कम है। आप लोग हैं, कईयों ने सपना देखा होगा कि हम जाकर के भाई आयरलैंड में बस जाएं, नीदरलैंड में बस जाएं, फिनलैंड में बस जाएं, ऐसी कोई जगह में बस जाएं, है ना। क्योंकि अपने लैंड में अपन लोग बहुत सारे हो गए, है नहीं, बहुत सारे, हर जगह देखो तो ऐसी बुरे बुरे काले काले लोग दिखते हैं, है ना। कहीं बाहर चले जाएं तो बढ़िया, है ना, कम आबादी हो, मच्छर वच्छर नहीं हो, रोड वोड बढ़िया हो, है नहीं। देखो सब सब चाहते हैं जाना। क्यों वहां जाना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि वहां हम लोगों की आबादी कम है। हम लोग कहां से कहां डिफ्यूज होना चाहते हैं? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। समझ आ रहा है ना। तो अभी सॉल्यूट भी कहां से कहां जाना चाहता है? जहां सॉल्यूट ज्यादा है से जहां सॉल्यूट कम है। इधर चले जाऊंगा, कम भीड़ भाड़ में रहूंगा, सॉल्यूट जाना चाहता है इधर। लेकिन ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, ये क्या करती है? सॉल्यूट को जाने नहीं देगी। तो सॉल्यूट उधर जा पाएगा क्या? नहीं। तो ऑस्मोसिस में सॉल्यूट का मूवमेंट क्यों नहीं होता? क्यों रोक रहा है उसको मूवमेंट करने से? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया? अच्छा, अब यहां देखो आप, यहां सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब क्या है इसका? सॉल्वेंट कैसा होगा? कम। यहां सॉल्यूट कम है, मतलब क्या है इसका? सॉल्वेंट कैसा होगा? ज्यादा। तो सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा? जहां वो ज्यादा है से जहां वो कम। समझ में आ गया? पक्का। तो ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होगा पहले बताओ? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? कहां से होगा? जहां सॉल्वेंट ज्यादा है। कहां ज्यादा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहां? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? पक्का। ठीक, तो लिखेंगे ऑस्मोसिस में, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, it is a special type of diffusion in which only solute molecules in which only solute molecules are allowed in which only solute molecules are allowed to move, hey, which in which only solvent molecule, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते हो, है ना, in which only solvent molecules are allowed to diffuse, allowed to move, are allowed to move from कहां से कहां? dilute solution to concentrated solution, dilute solution to concentrated solution through a through a through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane। ठीक है, मूव करेंगे, किसके थ्रू मूव करेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा चित्र बना लो बेटा। पानी का बॉटल लेके आ रहा हूँ।
आ जाता है। हो गया बेटा है, ये कहाँ लगाते हैं, है ना। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे भैया, लिखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ अगला पॉइंट है सेमी परमिएबल, पूरा परिभाषा लिखाने की जरूरत थोड़ी ना, समझ गया ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन may be of plant or animal origin, may be of plant or animal origin, plant or animal origin, such as pig's bladder, pigs, pig, pig's bladder, और parchment, और पार्चमेंट ना मेरे ख्याल से वो खाल वाल होती है, छाल वाल जिस पे लिखते वगैरह है, उसको पार्चमेंट बोलते हैं। एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता है ना, मगर ऐसा कुछ होता है, बायोलॉजी का कुछ है टर्म, तुम याद रख लेना पार्चमेंट। और सिंथेटिक, सिंथेटिक यानी कैसा हो गया, आर्टिफिशियल। और सिंथेटिक सच एज, क्या कहते हैं उसको, सेलोफेन, और सिंथेटिक सच एज सेलोफेन, CLLOPHAN। समझ आ गया भैया, ठीक हो जाएगा, बढ़े आगे। चल तो ये चित्र बना लिए थे, अगला हेडिंग डालेंगे भैया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है। अब उस पे आया ऑस्मोसिस क्या होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर, पेपर का प्रेशर कब लगता है आदमी पे, जब एग्जाम आने वाला होता है ना, ठीक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कब लगेगा, जब ऑस्मोसिस होगा, है ना। प्रेशर कौन लगाता है, जो चुपचाप बैठा रहता है। सॉलिड का प्रेशर हम लोग कितना मानते हैं, 0। सॉलिड का प्रेशर नहीं मानते, क्यों नहीं मानते सॉलिड का प्रेशर, सॉलिड चुपचाप बैठा रहता है, कुछ कर रहा है क्या, गैस का मॉलिक्यूल उड़ के आया, टकराया तो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। अब यहाँ सॉल्यूट का मॉलिक्यूल तो कहीं जा नहीं रहा, चुपचाप बैठा हुआ, मूव कौन कर रहा है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट प्रेशर लगाएगा। किस पे प्रेशर लगाएगा सॉल्वेंट, जब अंदर घुसने की है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पार होने की कोशिश कर रहा है, तो इस पे जाके क्या करेगा, एक प्रेशर लगाएगा। तो सॉल्वेंट के द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर ऑन व्हाट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया कैसे मेजर करते हैं इसको। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा वेसल ले लिया, हमने एक ठोक ऐसा वेसल ले लिया, यहां हमने बीच में क्या लगा ली भैया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। इधर हमने वो सॉल्यूशन पुट कर दिया जिसका हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है, यहां हमने रख दिया प्योर सॉल्वेंट, ठीक। अब प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों में से सॉल्वेंट किस में ज्यादा होगा, यहां पे सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, यहां सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, कम। यहां सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्यूट इधर मूव करना चाहता है मगर जा नहीं सकता क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हल्ला कर रही है। कुल मिला के सॉल्वेंट यहां ज्यादा है, सॉल्वेंट यहां कम है, तो क्या होगा बोलो, यहां से सॉल्वेंट कहां आने लगेगा, अंदर आने लगेगा, इस तरफ इधर आने लगेगा, तो धीरे धीरे इसका वाटर लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। हम यहां पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक वो ऐसे करके रास्ता बना लेंगे, ऐसे ऐसे समझ लो, चैम्बर टाइप का, अच्छा नहीं बनता ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, ऐसे बना लेंगे। यहाँ हम लोग फिजिक्स वाले सर के पास जाएंगे और फिजिक्स वाले सर से जो है अपन एक ठोक दिदाई नस चढ़ गया, मासलेस, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, सेंसलेस पिस्टन लेके आ जाएंगे। ये इधर से खुला नहीं रहना चाहिए, मेरे से खुल गया गलती से, नहीं तो पानी इधर से पुलक जाएगा, है ना। ध्यान रखना पूरा पैक है वो, है ना। अब धीरे धीरे वाटर लेवल बढ़ने लगेगा तो क्या होगा बोलो, पिस्टन किधर मूव करने लगेगा, ऊपर की ओर, है ना। ये नीचे से प्रेशर लगा रहा है, पिस्टन कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर। अच्छा पिस्टन पे अभी कोई प्रेशर लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है, किसका प्रेशर लग रहा है,
एयर का प्रेशर लग रहा है ना। एयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी का प्रेशर ज्यादा होगा तो दोनों प्रेशर बराबर होंगे तो रुक जाएगा। खैर एयर के प्रेशर से कुछ नहीं होता, बहुत कम प्रेशर होता है वो, है ना। वो अगर मैं इसको खोल दूं तो यहां पे भी क्या लग रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है, समझ में आया। तो अब एयर का प्रेशर दोनों जगह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, यहां पर मैंने क्या किया, ये वाली ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या नाम तेरा, रश्मि, रश्मिक मैंने डरना नहीं रश्मि, मैं भी आऊंगा, है ना। तू ये मत सोचना कि सर मेरे को अकेले खड़ा करा दिया, थोड़ी देर से मैं भी आऊंगा। यहाँ हमने रश्मि को खड़ा करा दिया। रश्मि स्टिक फिगर, है ना, ये स्टिक फिगर बोलते हैं, ऐसे ऐसे डंडी वाले बनाते हैं तो, है ना। रश्मि उसका जीवंत लाइव उदाहरण है ना। तो ये रश्मि है, बाल वाल इसका जैसा भी है, मैं बहुत सुंदर, आप उम्मीद नहीं करना, है ना। तो ये रश्मि खड़ा कर दिया। रश्मि को इसलिए खड़ा कि मिनिमम रश्मि थी या तो अनंत था अपने पास, तो हमने रश्मि चुना है, अनंत को अगली बार चुनेंगे, है ना। तो दुबला पतला आदमी हमने देख करके यहाँ खड़ा कर दिया। अब ये दुबला पतला आदमी क्या करेगा, नीचे की ओर एक प्रेशर लगाएगा। मान लो रश्मि इतना प्रेशर लगा रही है कि ये पिस्टन का मूवमेंट रुक गया है, ठीक है। अभी हमने दोनों तरफ से खोल दिया तो एयर का प्रेशर तो दोनों जगह कॉमन हो गया, हट गया वो। अब ये पानी अंदर घुस रहा था, पानी अंदर घुस रहा था तो पिस्टन धीरे धीरे कहां मूव कर रहा था, ऊपर। हमने रश्मि खड़ा किया, पिस्टन का मूवमेंट रुक गया। इसका क्या मतलब है, पानी जितना अंदर आ रहा था, जितना प्रेशर लगा रहा था, उतना ही प्रेशर कौन लगा रही है, रश्मि लगा रही है ऊपर से। समझ में आया, पानी का मूवमेंट क्या हो गया है, रुक गया। अगर मान लो अभी भी ये धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है। तो रश्मि को हटा के फिर अनंत को खड़ा करते, थोड़ा उसका वजन ज्यादा है उससे, है नहीं। समझ में आई बात, ठीक। लेकिन इसकी मदद से ये रुक गया, पानी अंदर, ये पिस्टन रुक गया। पिस्टन रुक गया का क्या मतलब है, पानी अंदर नहीं आ रहा है। पानी अंदर नहीं आ रहा मतलब जितना प्रेशर ये लगा रही है उतना ही प्रेशर कौन लगा रहा था, पानी। जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगा रहे थे उसको क्या कह रहे थे अपन, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल हो गया है, इस एक्सटर्नल प्रेशर के। समझ में आ गई बात। तो ये कौन सा प्रेशर है, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर। तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन, किस पे लगाया हमने, सॉल्यूशन, in order to prevent entry of solvent molecules into the solution is called osmotic pressure। अच्छा सोचो, मैंने ये पिस्टन यहां लगा दिया होता और मैंने रश्मि यहां खड़ा कर दिया होता तो क्या होता, तो पानी के जाने का रेट और बढ़ जाता। समझ में आई बात। जैसे इमेजिन करो दरवाजा है तुम्हारे घर का, तुम अपने दरवाजे पर खड़े हो, इधर से एक चोर घुसने की कोशिश कर रहा है नहीं, ठीक। चोर प्रेशर लगा रहा है घुसने के लिए, तुम भी क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे। चोर ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, घुस जाएगा। तुम ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो तुम उधर घुस जाओगे, है ना। ओ बीच में रुक गए हो, मतलब तुम जितना प्रेशर लगा रहे हो उतना ही। अब हम चोर का प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना मेजर कर सकते हैं। हमारा जो है वही, हम यहां अंदर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम यहां प्रेशर मेजर कर सकते हैं, बाहर से जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है, सो दैट एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इज स्टॉप्ड, इज कॉल्ड क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया भैया। तो लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में द मिनिमम, ऑस्मोटिक प्रेशर का परिभाषा लिखेंगे, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the solution, the minimum external pressure which must be applied on the solution in order to prevent, which must be applied on the solution in order to prevent entry of solvent molecules, in order to prevent entry of solvent molecules into the solution
when the solution and pure solvent, when the solution and pure solvent are separated, when the solution and pure solvent are separated by a semi permeable membrane, are separated by a semi permeable membrane। समझ में आ गया? ये चित्र बना लेंगे, अभी अगला वाला चित्र भी काम आएगा बहुत। वहां उतने से मैं कहाँ कहाँ किसको किसको खड़ा करेगी है? एनसीईआरटी का चित्र है भैया, भले उसमें रश्मि नहीं है एनसीईआरटी में, मगर बाकी सब लोग हैं। हो गया बेटा, लिख लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब वो चोर आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, आप उसको रोक रहे थे, वो प्रेशर लगा रहा था उधर से, आपने रोक लिया था उसको। अब अंदर से आपके पिताजी जो है वो भाई साहब दुनाली लेके आ गए, समझते हो, बड़ा वाला राइफल, कि बोले आज साले को मारूंगा करके। तो क्या हो गया, आपकी तरफ का प्रेशर ज्यादा हो गया। अब क्या होगा, चोर उल्टी दिशा में भागने लगेगा। जो इधर घुसने की कोशिश कर रहा था किधर भागने लगेगा, उल्टा। तो अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो पानी इधर घुसने की कोशिश कर रहा था वो किधर भागने लगेगा, उल्टा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब यहां से मैं इसको हटा दूं। किसको, कौन है, रश्मि। अब यहां मिटाने की जगह नहीं, मैं नया बना लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करें कि हम एक नया सेटअप अपना बना लें, जिस सेटअप में हमने क्या किया, यहां बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, यहां हमने लगा दिया सॉल्यूशन, इसको समझ लो आप सी वाटर है ये, और यहां हमने डाल दिया प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट क्या है आपका, प्योर वाटर है, ठीक है। यहां से हमने रास्ता खोल दिया, ये ऊपर यहां अपना वही मासलेस, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, सेंसलेस पिस्टन लगा दिया,
और यहां पिस्टन पे इस बार जो है, अच्छा यहां पे सी वाटर है, यहां सॉल्वेंट और यहां सॉल्वेंट, कहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा बोलो? प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी और यहाँ सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। सॉल्वेंट कहाँ घुसने की कोशिश करेगा? जहां सॉल्वेंट ज्यादा है से जहां सॉल्वेंट कम है। अंदर घुसने की कोशिश करेगा, पिस्टन कहाँ मूव करेगा? ऊपर। हमने रश्मि को उतारा वहां से और रश्मि को उतार करके मैं खड़ा हो गया वहां, ठीक है। तो अब अगर मैं खड़ा हो गया तो मेरा प्रेशर जो लगेगा वो क्या होगा? रश्मि के प्रेशर से ज्यादा होगा ना। तो ये देखो मैंने भाई साहब जो है ना, ये मैं खड़ा हो गया, ठीक, ऐसे कर, समझ में? ये मेरे पेट पे छेद कैसे हो गया, है नहीं? तो ये हो गया भाई साहब मैं। तो यहां हमने क्या लगाया? एक एक्सटर्नल प्रेशर, जिसकी कंडीशन क्या है? ये एक्सटर्नल प्रेशर किससे ज्यादा होना चाहिए? जो वहां से आ रहा था, यानी कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा मैंने क्या लगा दिया? एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। तो जिस प्रेशर से वो घुसने की सोच रहा था, घुसना छोड़ो, वो क्या करेगा? उल्टे पांव भागने लगेगा। कौन से डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन। तो धीरे धीरे क्या होगा? यहां पानी की मात्रा क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे लेंगे एक ठो, मतलब पानी भरने लगेगा तो दिक्कत होगी ना, हम यहां से एक ठो आउटलेट निकाल देंगे। ऐसे करके हमने आउटलेट निकाल दिया। यहां हमने भाई साहब पानी ग्लास रख दिया, धीरे धीरे क्या गिर रहा है यहां से? पानी। यहां धीरे धीरे अपने को क्या मिल जाएगा भैया? प्योर वाटर। अब ये प्योर वाटर लीजिए, पीजिए और एंजॉय करिए। समझ में आ गया भैया? ठीक। कहाँ काम आता है ये? कहाँ देखा है आपने प्योर वाटर कहाँ से निकलता है आपके घर में? आरओ से। तो आरओ क्या है? आरओ फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। वाटर प्यूरिफायर बेस्ड ऑन आरओ टेक्नोलॉजी, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी। आरओ नहीं है नाम उसका, आरओ तो हम लोग बोलने लगे हैं क्योंकि वो रिवर्स ऑस्मोसिस पर बेस्ड है। वो क्या चीज है? वाटर प्यूरिफायर है। तो वो क्या करता है? आप जो घर में पानी पी रहे हैं उसमें बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स है, तो सॉल्ट को यहीं रोक देता है और प्योर वाटर इधर बढ़ाता है। समझ में आ गया? तो आपको प्योर वाटर मिल जाता है। समझ आया भैया? पक्का हो जाएगा। कब होगा रिवर्स ऑस्मोसिस? जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा। इसीलिए मतलब अभी आप पता नहीं आप लोग के घर में है कि नहीं है, मगर हमारे घर में ना दो प्रकार के नल होते हैं। जैसे जिनके घर में बोर लगा होता है, या एक नल होता है जिसको ताजा नल बोलते हैं, जिस ताजा पानी आता है ना, और एक नल होता है जो टंकी का पानी आता है। तो पीने के लिए हम लोग वो ताजे नल का पानी यूज करते हैं। तो देखना अब जो आरओ लगते हैं ना, वो ताजे नल के पानी में नहीं लगते, वो लगते हैं टंकी वाले पानी में। क्यों टंकी वाले पानी में लगते हैं? टंकी कहाँ है? ऊपर। ऊपर से नीचे आएगा तो उसमें क्या मिलेगा? एक तो प्रेशर। प्रेशर चाहिए उसको, तब वहां बात बन पाती। समझ में आ रहा है? प्रेशर का रिलेशन है। हेडिंग डालेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें लिखेंगे व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन, डायग्राम बना लिया तो आजू बाजू में लिख लो, व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन, मैडम इसको देख लो ठीक चल रहा है, व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर is applied, when a pressure greater than osmotic pressure is applied on the, क्या? कहा? उधर लगाऊं इधर लगाऊं? उधर लगाऊंगा तो क्या होगा? मैं चोर को रोकने के लिए इधर खड़ा हूं, इधर खड़े हो जाऊंगा चोर के पीछे तो क्या होगा? रेट बढ़ जाएगा। मेरे कहां लगाना है प्रेशर? प्योर सॉल्वेंट पे, सॉल्यूशन पे? सॉल्यूशन पे। तो हर बार देख लेना इसको, व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड on the solution, then the solvent molecules start moving, then the solvent molecules start moving then the solvent molecules start moving from solution to pure solvent, from solution to pure solvent, ब्रैकेट में लिखेंगे
इन ने लिखा दिया कि रिवर्स डायरेक्शन लिखा दिया कहीं, ब्रैकेट में लिखेंगे इन रिवर्स डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन, बस हो गया। और क्या, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे है ना, उल्टे डायरेक्शन में। कहाँ यूज करते हैं इसका, तो लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, एप्लीकेशंस लिख लो बस, एप्लीकेशंस नंबर 1, एप्लीकेशंस में लिखेंगे नंबर 1, कहाँ यूज करते हैं बताओ, वाटर प्यूरिफायर। दूसरा, दूसरा और कहाँ यूज करते हैं, तो लिखेंगे डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। अपने यहां तो नहीं है इसकी जरूरत, लेकिन जैसे अभी ईरान पे वॉर चल रहा है, तो अमेरिका ने ना ईरान के आरओ प्लांट्स पे भी हमला किया, वहां आरओ के प्लांट बना रखे। ईरान के पास समुद्र है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके रखा है उसने, तो पानी तो है उसके पास, लेकिन समुद्र का पानी पी नहीं सकता चूंकि खारा है, तो उसमें से नमक हटा लेगा तो पी सकता है। तो उसने क्या कर रखा है, बहुत सारे ऐसे डीसैलिनेशन प्लांट लगा रखे हैं बड़े बड़े, उधर की कंट्रीज में बहुत है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां से समुद्र के पानी में से नमक हटा करके क्या बना लेते हैं, प्योर वाटर, फिर उसको पी लेते हैं। समझ में। ऐसी एक कंट्री है इजराइल, आपने नाम सुना होगा। तो इजराइल जो है वो छोटा सा देश है, इजराइल की मतलब एरिया तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा एरिया नहीं है उसका, मेरे को लगता है एमपीसीजी जितना बड़ा होगा। लेकिन इजराइल जो है वो बहुत पावरफुल कंट्री है, और केवल वेपन बनाने में और टेक्नोलॉजी या इन सब चीजों में ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा एक रिसर्चर है, बहुत बड़ा रिसर्च करता है वो एग्रीकल्चर। उसके पीछे कारण क्या, एक तो पहले वो वहां की कंट्री है जहां सूखा पड़ता है, मतलब वो गल्फ रीजन है जहां पे पानी की कमी है, तेल बहुत है, लेकिन टमाटर के पेड़ में आप तेल नहीं डाल सकते, पानी डालना पड़ेगा, है ना। तो पानी की कमी है वहां, तो उन लोगों ने क्या किया, शुरू में ऐसे रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लांट लगाए, और रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लांट लगा के वहां से प्योर वाटर निकाला, और प्योर वाटर निकाल करके अपनी सब्जियों में डाला, खेती में। तो खेती में डाला तो क्या हुआ, खेती होने लगी। अब वो पानी कहाँ जा रहा है, लैंड में जा रहा है, तो धीरे धीरे लैंड का जो वाटर टेबल है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, इंप्रूव होने लगेगा। तो वो इतने सालों में उनकी जो जमीन है, जो पहले बंजर हुआ करती थी, वो क्या हो गई, बढ़िया फर्टाइल हो गई, पानी वानी मिलने से खेती वेती करने लगे वो लोग। तो अब एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े बड़े रिसर्च, एक से एक चावल की वैरायटी और एक से एक खाने की वैरायटीज, जो सीड की वैरायटी वो लोग निकालते हैं। समझ में। तो बहुत काम की चीज है। अपने यहाँ इंडिया में तो है पानी अभी, लेकिन जैसे जो तटीय इलाके हैं, तटीय मतलब जो चेन्नई वगैरह है, तो चेन्नई वगैरह में इतना उनका इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है कि उनके जो ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल लास्ट उस पर चल रहा है। कुछ साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि 2 4 5 साल में खत्म हो जाएगा ग्राउंड वाटर उनका, तो उन पर पानी नहीं, लेकिन उनके चेन्नई के पास में समुद्र है। तो आगे जाकर के हम लोग भी यही सब झेलेंगे, और क्या, पानी नहीं रहेगा, गर्मी पड़ेगी, मरेंगे, है ना। हम लोग हरकत वैसी हम लोग की, तब हम लोग के काम आएगा ये। क्या काम आएगा, इसमें से पीने का पानी फ्यूचर के लिए काम आएगा। समझ में आ गया भैया, इसीलिए काम का है, ध्यान रखेंगे। चलो चित्र बनाओ जल्दी से, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला निकालेंगे अपन। हेलो, चैट की जो जो पेपर हो गया भेज दे, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ भिलाई में। भिलाई का भेज दिया, और वहाँ रायपुर में, रायपुर है। हाँ हाँ ठीक है, ड्रॉपर का भेज दी। ठीक ठीक, ओके।
हो गया? पढ़े आगे? दिखेंगे भैया, हेडिंग डालेंगे। वेन हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। हटा दूं इसको? एनीबडी? नोबडी? ओके। वेन हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन की क्या खास बात है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, ये सुना है कि आप लोगों ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये किसके लिए यूज करते हैं? आइडियल गैस के लिए। अब इसको आइडियल सॉल्यूशन में जब अपन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर को चेंज कर देंगे पाई से। पाई क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। वी जो था वो अब चेंज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ गैस की जगह क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एन जो है मोल्स ऑफ गैस की जगह हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ में? पुट कर दूं अगर मैं तो ये हो जाएगा पाई इंटू वी बराबर एनआरटी। पाई इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी। समझ में? अब यहां से एन बाय वी, एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग कंसंट्रेशन या सी से डिनोट करेंगे। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो गया मेरा? पाई इज इक्वल टू एन बाई बी की जगह सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। इतना आसान चैप्टर है, यहाँ का कोई भी फॉर्मूला 3-4 टर्म से ज्यादा नहीं। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी। दूसरा क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। तीसरा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। चौथा क्या हो गया? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इतना सड़ा सड़ा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना। समझ में आ गया पक्का? चलो नोट करो फटाक से। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि सर ऐसे कैसे गैस का इक्वेशन लिक्विड पे लगा दिए, तो होता ही ऐसा है। हमारे पास एक इक्वेशन होता है, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको किसी दूसरे पे लगा के देखें तो क्या होगा। ऐसी तो रिसर्च होती, तो आदमी दूसरे पे लगाता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में अगर सही प्रूफ हो गया मतलब ठीक है, इक्वेशन लगाया जा सकता है नहीं? हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिख लो बस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाँ जी, क्या होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस? आइसो यानी सेम, तो लिखेंगे टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम या आइडेंटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2। इफ सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 आर आइसोटोनिक, देन क्या हो जाएगा बोलो? पाई1 इज इक्वल टू पाई2, है नहीं? अब पाई1 इज इक्वल टू पाई2 करने के लिए
पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 करने के लिए C1R T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2R T2। सी आर और आर कट जाएगा, C1 T1 इज इक्वल टू क्या, C2 T2। समझ में आया? ठीक। इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, देन क्या आ जाएगा, C1T इज इक्वल टू C2T, और क्या आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू C2। तो बच्चा जो है ना, वो ज्यादातर टाइम उससे पूछो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्या बोल देता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन सेम होती है। कंसंट्रेशन कब सेम होगी, जब टेम्परेचर सेम होगा। आइसोटोनिक की परिभाषा कंसंट्रेशन से है क्या, आइसोटोनिक की परिभाषा काय से है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, वो क्या कहलाता है, आइसोटोनिक। समझ आ गया पक्का? चलो नोट करो फटाक से। ये पेपर भेजिए बोलती है, काहे में भेजिए, आया ही नहीं है। आया 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 आया। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर यानी ज्यादा, तो लिखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लिखना सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपरटोनिक में लिखना सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, क्या बोला मैं, हाइपरटोनिक यानी क्या हो गया, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला लिखेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक बोलो, हाइपोटोनिक क्या होगा, है सॉल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखेंगे सॉल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गया भैया? ठीक, पढ़े आगे। चलो, तो ये हो गया अपना। अगला लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। बस थोड़ा सा थ्योरी और बचा है, बस फिर न्यूमेरिकल करेंगे। मैं जानता हूं आप लोग अंदर से मचल रहे हैं कि कब न्यूमेरिकल करने मिले हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस हमने ले लिया, ये है ग्रेप, एक ठोक हमने बाहर रख लिया कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन रख लिया। ठीक है, अब ये जो ग्रेप की जो ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो भी है, दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ग्रेप देखा है आपने, अंगूर ऐसे टप से फोड़े तो क्या होगा, ऐसे पानी, उसमें पानी होता है नहीं होता है, खूब होता है, मतलब उसमें सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी, कम होगी। समझ में आया? अब क्या होगा बोलो। अच्छा, सॉल्यूट किस में ज्यादा होगा, बाहर। सॉल्यूट अंदर जाना चाहता है, जा पाएगा क्या, क्यों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसका मूवमेंट रोक देगी। किसका मूवमेंट होगा, केवल सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, जहां सॉल्वेंट से जहां, तो सॉल्वेंट कहां आने लगेगा बोलो, अंदर जाने लगेगा, बाहर आने लगेगा, तो बाहर आने लगेगा सॉल्वेंट। और बाहर आने वाले इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, दिस इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस। समझ में? बाहर आ जाएगा सब उसके पानी, तो कैसा होगा, पिचक जाएगा। तो अंगूर पिचक गया, क्या बन जाएगा, किशमिश बन जाएगा। समझ में आ गया भैया? ठीक। अच्छा, दूसरा हो गया, आपने किशमिश ले लिया, ठीक है,
इसको बोलते हैं रेजिन। क्या है रेजिन? यानी किशमिश। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शाह आएगा, देख लेना अपने हिसाब से। किशमिश है या किशमिश है मेरे को नहीं पता, आप देख लेना, है ना। किसी को तो मिस किया जा रहा है ना। अब पता नहीं कौन है। यहां मैंने बाहर जो है ये मैंने रख दिया। या अल्लाह, ऐसे मत करो यार, गरीब को हार्ट अटैक दे दोगे क्या? है मैं बोला क्या गिरा? एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड गिर गया क्या? है डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या होगा? अंदर किशमिश है, किशमिश में कैसा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्वेंट की मात्रा क्या है? कम है। और यहां सॉल्वेंट की मात्रा क्या है? ज्यादा। तो सॉल्वेंट क्या होगा बोलो? बाहर से कहां जाने लगेगा? अंदर। और अंदर जाने लग रहा है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। समझ में आ गया पक्का? ठीक है, एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस पढ़े होगे बचपन में सारी चीज। चलो चित्र बना लो, जैसे नोट करना है कर लो। एक डेयरी मिल्क आती है, वो फ्रूट एंड नट वाली, खाई क्या आप लोगों ने? उससे निहायती बकवास डेयरी मिल्क कोई नहीं है ना। उस डेयरी मिल्क के अंदर में किशमिश होता है कभी कभी। अब किशमिश ऐसे ही गाढ़ा, उसको काय में डाल दिया? चॉकलेट, जो और गाढ़ा, तो किशमिश का भी एक्सोस्मोसिस हो जाता है। तो आप देखना किशमिश रबरी हो जाती है उसके अंदर एकदम। भाई साहब बहुत बेकार लगती हो, है ना। ये मैं ऐसे आते जाते बता देता हूं कि आप कभी मेरे लिए चॉकलेट लाओ तो वो वाली मत लाना बस, है ना, बेकार है। आप इक्लेयर्स ले आओ, बढ़िया है ना। इसे रबर रबर टाइप लगती हो। उसमें किशमिश का भी एक्सोस्मोसिस हो जा रहा है। अरे यार रे, हो गया क्या बेटा? सबका क्वेश्चन लिखेंगे भैया, बोलो। 60 नहीं 68.4 ग्राम 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन। अच्छा 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 अच्छा, आर की वैल्यू लिख लो भैया कहीं, है ना, बार बार नहीं बताऊंगा, घड़ी घड़ी में, है ना। आर की वैल्यू लिख लो कहीं, याद करो, और अब बड़े हो गए। आर की पहली वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अब कभी कभी बार में भी निकालने बोलता है, तो हो जाती 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखेंगे आप। ठीक, लिखेंगे भैया। क्या बोल रहा था मैं? 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर नहीं 200 ml सॉल्यूशन इज डिजॉल्व्ड इन, हाँ वही प्रेजेंट इन, डिजॉल्व्ड इन एक ही मतलब है, डिजॉल्व्ड इन 200 ml solution. Find osmotic pressure. Find osmotic pressure of the solution. Find osmotic pressure of the solution at
27 डिग्री सेंटीग्रेड इन एटीएम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन एटीएम। चलो करो सॉल्व। आई एम आंसर कितना आ गया है? मेरे ख्याल से 100 ml ही था, वो 1000 ml ही था। हाँ चलो आप कोई नहीं। पाई इज इक्वल टू क्या हो गया? सी आर टी। हाँ सी क्या हो जाएगा? एन बाय वी आर टी। मोल्स कितने हो गए? 68.4। सुक्रोज का मोलर मास कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 200 अपॉन 1000 इंटू 0.0821। टेम्परेचर 27 पुट कर दूं? कायम पुट कितना पुट करेंगे? 300। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 10 ऊपर चला जाएगा, तो अब मेरे पास में आ जाएगा आपका 68.4 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 10/2 इंटू 0.0821 इंटू 300। ये 2 डेसिमल से यहां से हटा के यहाँ 8.21 में डाल रहा हूं मैं।
और ये डेसिमल हटा के यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, तो ये 342 और ये कितना टाइम दिख रहा है आपको? 2 टाइम्स। और ये 2 से ये 2 कट गया बेटा, क्या बच गया आपके पास? 8.21 इंटू 3 कितना आ रहा है ये? 24.63 ATM। आगे ऐसे पक्का बन जाएगा। चल तो यहाँ तक के नोट करेंगे। अब अपन अगली क्लास में जो है इसके आगे इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। बैकअप क्लास 5 मिनट का ब्रेक रखते, फिर बैकअप क्लास रख लेते, ठीक है। चलो छुट्टी, जिनकी बैकअप क्लास थी वो लोग निकलो, जिनको बैकअप अटेंड करना है 5 मिनट रुकेंगे भैया।